चलिए कल वाला आप लोग जो है सो याद कर लिए होंगे ना? बहुत बढ़िया। अच्छा, कौन कौन लोग हैं जिनको मैंने 4 बार जो पढ़ने का तरीका बताया था उसको फॉलो किए? बाकी आदमी को नौकरी नहीं चाहिए था, बाकी आदमी खाली फार्म भरने के लिए आए हुए हैं, हमारे साहब का घर परिवार चलाने के लिए। ये आप भी पढ़ने आए हैं हो, फॉलो कीजिए। देखिए दिमाग लगाइएगा, कहीं के नहीं रहिएगा। आप तक दिमाग लगाए कहीं पहुंचे हैं? कहीं नहीं पहुंचे हैं। तो जो बताया जा रहा है चुपचाप फॉलो कीजिए। हम आपके दुश्मन है नहीं, हम आपको अगर बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस तरीके को हमने अपनाया है और आज के टाइम में हम जो है सो एक अच्छे लेवल पे हैं। तो सिंपल सी बात है कि आप भी उस जगह पे पहुंचिएगा। कम से कम जीके जीएस आपका लाजवाब तो हो ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, कुछ बोल रहे हैं क्या? चलिए कल जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वो था संविधान और उसके निर्माण में क्या क्या तरीके अपनाए गए थे, किस तरह से हमारा संविधान का निर्माण हुआ था, इसके ऊपर चर्चा हुई थी। इसी में 2-4 बातें और हैं जिसको हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। जैसे सामान्य तौर पे अगर पूछ दिया जाए कि संविधान के कितने अंग हैं, संविधान के अंग कितने हैं, तो वो 3 हैं। अब सवाल उठता है कि कौन कौन? तो पहला है आपका अनुच्छेद, दूसरा अनुसूची और तीसरा भाग। ठीक है, ये संविधान के 3 अंग माने जाते हैं। जब संविधान निर्माण हुआ था, यानी कि निर्माण इसको आप लागू कर सकते हैं। लागू कब हुआ था संविधान? 26 जनवरी 1950 को। बनकर तैयार कब हो गया था? बनकर तैयार हो गया था 24 जनवरी 26 नवंबर 1949 को। अरे जिस दिन बनकर तैयार हो गया था उसी दिन को हम लोगों ने पारित और अंगीकृत शब्द का इस्तेमाल किया था। तो लागू होने की बात करेगा तो 26 जनवरी 1950, अगर तैयार होने की बात करेगा, पारित होने की बात करेगा या अंगीकृत होने की बात करेगा तो 26 जनवरी 1949। ठीक है, तो उस समय जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय 3 अंग बनाए गए थे। आज भी 3 अंग हैं, बस अंतर इतना है कि इसमें जो अंगों की संख्या है उसमें थोड़ा बहुत जो है सो वृद्धि हुआ है। जैसे जब संविधान हमारा लागू हुआ था, यानी कि अब बात हो रही है 1950 की, उस समय हमारे संविधान में अनुच्छेदों की जो संख्या थी वह कितनी थी? 395 थी। अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। और भाग की संख्या कितनी थी? भाग की संख्या जो थी वो 22। अगर हम वर्तमान टाइम की बात करें तो वर्तमान टाइम में आपका जो अनुच्छेद है इसकी संख्या 477 प्लस है। प्लस इसलिए कि कुछ ऐसे भी संशोधन है जो भारतीय संविधान में संशोधित तो किए गए हैं लेकिन अभी लागू नहीं किया गया है। तो जब लागू होगा तो काउंट होने शुरू हो जाएंगे, इसलिए उसको प्लस में डाला गया है। अनुसूचियों की संख्या जो है 8 से बढ़कर कितनी हो गई? 12। और आपको भाग की संख्या कितनी है? देखिए मूल भागों की संख्या आज भी क्या है? 22 ही है, लेकिन उसमें से 3 भागों में 3 को बढ़ाया गया है। एक 4 का क, दूसरा 9 का क और तीसरा 14 का क। ठीक है, लेकिन नंबर अगर देखिएगा तो 22 भाग पहले भी था, 22 भाग अभी भी है। यानी कि मूल भागों की संख्या अभी भी कितनी है? 22 है। मूल अनुसूचियों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है? 12 हो गई है और अनुच्छेदों की संख्या 477 प्लस हो गई। क्लियर? इस बात को लिखिए, हेडिंग नहीं देना है, जहां तक आप लिखे थे उसी में कंटिन्यू करना है। संविधान के 3 अंग हैं। संविधान के 3 अंग हैं। संविधान के 3 अंग है। अब इसको आप लिख लीजिए, जैसे लिखा गया उसी तरह उतारना है। अनुच्छेद 1950 में तीनों लिख लीजिएगा, वर्तमान में ये तीनों लिख लीजिएगा। देखिए क्लास में सबसे पहले हम आपको समझाते हैं फिर लिखाते हैं। अब नतीजा ये होता है कि आपको ऐसा लगता है कि यार हमको समझ में आ गया हुआ है, आप घर पे जाने के बाद पढ़ते ही नहीं, बात आपको तो याद हो गया, क्लास में याद हो गया था। और ये समस्या है कि जब आप ये कॉन्फिडेंस आता है कि क्लास में याद हो गया था तो बात तो सही है कि याद हो गया था, लेकिन जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तो रुकिएगा नहीं। ठीक है, जैसे सिंपल सा समझिए, मान लीजिए आप जो है सो मोबाइल में मेमोरी लगाए हुए हैं, आपको गाना सुनना है, तो गाना सुनना है उसको सर्च मारिएगा, गाना निकलेगा। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस मेमोरी में जिस गाने को आप सर्च करें उस गाने को डाल करके रखें, तभी ना गाना निकलेगा। तो आप में कितना भी सर्च मारिएगा नहीं निकलेगा। यहाँ भी अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो उस सवाल का जवाब आप तभी दे पाइएगा जब कभी ना कभी उस सवाल का आंसर आपने सुना होगा, उस सवाल के आंसर को आपने देखा होगा, पढ़ा होगा।
तभी आप आंसर दे पाइएगा। अगर देखे सुने ही नहीं होइएगा तो आंसर दे पाइएगा? नहीं दे पाइएगा। मतलब कि सर्च में आए, मैं आपसे सवाल पूछूं, कोई आपसे सवाल पूछे और आप उसका आंसर दे पाइए, इसके लिए जरूरी है कि उस सवाल को आपके अंदर, आपके दिमाग में वो जानी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात कि आप देखते होंगे, मान लीजिए एक गाना है, जब सर्च पहली बार मारिएगा तो पूरा गाना का लाइन लिखिएगा तब निकल के आएगा, लेकिन उसी गाना को चौथी पांचवी बार आप सर्च मार के देखिए, पहला ही अक्षर जैसे लिखिएगा तुरंत जो है सो निकल के सबसे ऊपर आ जाएगा। हुआ क्या है कि आप जब एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, तो अब आपको सर्च ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तुरंत आ रहा है मेमोरी में। उसी तरह से दिमाग होता है, इसके दूसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जितना ज्यादा बार आप उसको डाल के रखिएगा, सर्च में उतना ही फटाक से आएगा। और इसलिए मैंने आपको बताया था कि कम से कम 4 बार जो है सो अलग अलग टाइम पे उसको पढ़िए, ठीक है? क्योंकि आप 4 बार अलग अलग टाइम पे उसको जब पढ़ दिए तो आपके सर्च में ऊपरे पड़ा हुआ है ना। जैसे कोई सर्च मारा, आपसे सवाल किया, फटाक से निकल के आ गया। मान लीजिए आप आज पढ़े, 5 दिन के बाद कोई पूछा, बीच में रिवाइज यही नहीं, तो 5 दिन और बहुत सारा बात उसके नीचे चला गया ना। अब जब सर्च मारेगा, वही मुंह बना के खड़ा रहिएगा, आवाज ही नहीं आएगा, आंसर ही आपको नहीं आएगा, याद ही नहीं रहेगा। फिर बाद में जो हो सकता है थोड़ा बहुत दिमाग में डाटा बचा हुआ हो तो उल्टा पुल्टा आंसर दे दीजिएगा, इधर तो उधर दे दीजिएगा, जो एग्जाम में अक्सर होता है कि नहीं? अरे हाँ ना, कुछ बोलिए ना। सत्यनारायण भगवान के कथा की तरह एकदम जो है सो शांत बैठे होते हैं आप लोग, कोई पुण्य नहीं मिलने वाला है। पढ़िएगा, बोलिएगा। सबसे पहले जरूरी है कि आप हमारे साथ फ्रेंडली हो जाए। फ्रेंडली मतलब ही ना कि हंसी मजाक कर लगे, नहीं, ऐसा नहीं। फ्रेंडली मतलब कि मैं पूछूं आप बताइए, आप पूछे मैं बताऊं, मतलब एक दायरा हम लोग के बीच में रहे, लेकिन पूछने पे बताया। ये क्लियर हो गया? चलिए अगले पॉइंट में आइएगा। पॉइंट नहीं, अगला हेडिंग है भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत, हाँ नया टॉपिक है ये। भारतीय संविधान के स्रोत। सिंपल सी बात है, हमने कल चर्चा किया था कि जब संविधान बनाने की बात हुई तो संविधान कोई ऐसा चीज तो था नहीं कि इसको हम लोग जो है सो कढ़ाई में तसली में बना लेंगे। कहीं ना कहीं से हम सर्च करेंगे तो कहाँ से सर्च किए? अलग अलग देश जिनका अपना संविधान है या जो राजतंत्र में है लेकिन उनके यहाँ रूल रेगुलेशन के अनुसार शासन सत्ता चलता है, उन देशों को हमने सर्च किया। तो इस क्रम में हमारे संविधान में जो बातें हमने लिया है वह दुनिया के 10 देशों से लिया हुआ है। अलग अलग देशों से अलग अलग बातें, उनका संविधान लंबा चौड़ा था, लेकिन हमारे जरूरत का जो चीजें हैं, जरूरत की जो चीजें थी उसको हमने वहां से निकाला। और वो 10 देश हैं कौन सा, इसको लिखेंगे, लेकिन एक पॉइंट लिखिए, ठीक है? भारतीय संविधान के नियमों को, भारतीय संविधान के नियमों को दुनिया के 10 देशों के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के नियमों को दुनिया के 10 देशों के संविधान से लिया गया है। दुनिया के 10 देशों के संविधान से लिया गया है। एक ट्रिक है, आबिद आज रुक जा अमेरिका या फ्रांस में, ठीक है? अभी तो क्या बोला जा रहा है कि अभी तुम जो है रुक जाओ, कहाँ रुकना है? तो अमेरिका या फ्रांस में रुकना है। अब ये जो आप देख रहे हैं आबिद आज रुक जा अमेरिका और फ्रांस में, इनमें जितने भी अक्षर हैं उन सभी अक्षरों को आप अलग अलग कीजिए। अलग अलग जब आप कीजिएगा, ये तो दोनों देशी हैं, या और में जो है इस सेंटेंस को सूटेबल बनाने के लिए लगाया गया है। तो आप देखिए कि यहाँ पे 10 देश अपने आप आ गए, 10 देशों का नाम निकल के सामने आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। अब ये जो अक्षर है इससे कोई ना कोई देश तो होगा ही। जैसे आ से कोई देश का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया आता है, आ से आयरलैंड भी आता है, नहीं? तो दोनों देशों से लिया गया है, तो 2 देश, 2 आ आपके पास है, नहीं? आ से ऑस्ट्रेलिया, बी से ब्रिटेन, द से दक्षिण अफ्रीका, एक बार और आ गया, आ से
आयरलैंड। जौ से जापान किसे होगा? जौ से जर्मनी होगा ना। रू से रूस। क से कनाडा। अगला जा से जापान। और अमेरिका और फ्रांस आपको दिया ही हुआ है, अमेरिका और फ्रांस। क्लियर? ये 10 देश हैं जहां से भारतीय संविधान जो है लिया गया है। इनके देशों से इन संविधान को हमने जो सो कवर किया है। इसके अलावा भारत शासन अधिनियम 1935 जो अंग्रेजों ने सबसे अंतिम बार भारत में शासन सत्ता को चलाने के लिए जो नियम बनाया था, उसके लगभग 250 अनुच्छेदों को सीधे सीधे उठा के हम भारतीय संविधान में डाल दिए हैं। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे, फिलहाल इसको उतार लीजिए आप। हो गया? क्लियर? चलिए एक नीचे पॉइंट लिखिएगा। इन देशों के अलावा पॉइंट में लिखना है नीचे, इन देशों के अलावा लगभग 250 अनुच्छेदों को लगभग 250 अनुच्छेदों को सीधे सीधे 250 अनुच्छेदों को सीधे सीधे भारतीय संविधान से लेकर सीधे सीधे भारत शासन अधिनियम सीधे सीधे भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत शासन अधिनियम 1935 में अंग्रेजों ने एक अधिनियम बनाया था, एक नियम बनाया था, एक रूल बनाया था, जिसको हम लोग भारत शासन अधिनियम उस समय का को इंक्लूड कर रहे थे। 1935 के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 से उठाकर भारतीय संविधान में डाल दिया है, उठाकर भारतीय संविधान में डाल दिया गया है। भारतीय संविधान में डाल दिया गया है। अब जरा सोचिए कि हमारे पास जो अनुच्छेदों की संख्या थी वो कितनी थी? 395 थी। इसमें से हम लोग 250 अनुच्छेद सीधे सीधे भारत शासन अधिनियम 1935 से उठा लिए, यानी कि 145 अनुच्छेद ही हैं जो ये 10 देशों के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब सवाल आपसे अभी पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है?
या इनमें से कौन सी बातें, 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सी बातें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है? सवाल तो आप ये रहेंगे, तो कैसे कवर कीजिएगा? नीचे लिखिए आप ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया लिख के डैश दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया लिख के डैश देना है। वैसे तो बहुत सारी बातें ली गई हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। पहला, प्रस्तावना की भाषा। सुनिए सुनिए, लिखिएगा बाद में। पहला, प्रस्तावना की भाषा। दूसरा, समवर्ती सूची। और तीसरा, केंद्र राज्य संबंध। प्रस्तावना की भाषा, आप जब देखिएगा सरकारी स्कूल का बुक अगर पढ़िएगा तो उसमें प्रस्तावना लिखा होता है, हम भारत के लोग भारत को सर्वभूत संपन्न गणराज्य बनाने के लिए वगैरह वगैरह वाली बातें पूरा एक ही लाइन में लिखा गया है। तो जो लिखने का तरीका है ना, ये हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है अगर आपसे सीधा सवाल पूछ दिया जाए कि प्रस्तावना को हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो अमेरिका। प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया है? तो अमेरिका। लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली हमको जो इंस्पिरेशन मिला था कि भारत के संविधान का भी एक प्रस्तावना हो, एक आईना हो, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने कितने तारीख को पेश किया था संविधान सभा में? 13 दिसंबर 1946 को। मंजूरी कब मिली थी? 22 जनवरी 1947 को। नहीं याद किया आप लोग? खाली कॉपी बनाने से कुछ नहीं होगा भाई, झूठों का फिर पढ़ रहे हैं आप लोग। जाइए कहीं दुकान खोलिए, 5 का गुमटी खोलिए, 5 साल में जो है सो 2 5 का गुमटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर पढ़ने आए तो थोड़ा सा ढंग से पढ़िए। मैंने आपसे आधा घंटा टाइम मांगा गया पढ़ने के लिए घर पे, वो भी आप नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, बेटिए में आप लोग क्या करने के लिए हैं? पढ़ने के लिए हैं? तो पढ़े का है नहीं, पढ़ने के लिए बेटिया में है। अब पढ़ाई छोड़ के बाकी सब काम होता है। पता है रिजल्ट नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? बच्चे अपने आगे है ना, अगर किसी का बर्थडे होगा तो छोड़ना क्या है? बर्थडे नहीं, पढ़ाई। कुछ यहाँ नहीं जाएंगे, कहा है तो बर्थडे है। किसी का तिलक हुआ तो क्या छोड़ेंगे? पढ़ाई। किसी का छेका हुआ क्या छोड़ेंगे? पढ़ाई। अब सोचेंगे कि नौकरी मिल जाए तो बबुआ नहीं मिलेगा, नौकरी भी आपको छोड़ देता है साइड पर। बात समझ में आया? आप जितना वैल्यू जिसको दीजिएगा ना, सामने वाला भी उतनी ही वैल्यू आपको भी देता है। आप जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, भगवान भी आपको उसी हिसाब से रिजल्ट देंगे। कभी कभी हम लोग के दिमाग में आता है अच्छा भगवान चाहिए तो हो जाए, काहे चाहिए? मैंने तू नहीं का पढ़ा तो तोहरा खातिर काहे चाहिए भगवान? अच्छा पढ़ा तो ओकरा खातिर काहे ना चाहिए? सीधी बात है ना। क्योंकि अब फॉर्म भरा रहा है 2.5 करोड़ और सीट है 1.5 लाख, तो सिंपल सी बात है कि उसमें तो बहुत सारे लोग छटेंगे। तो छटेंगे कौन? जो नहीं पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि भगवान जो है जितना मानते हैं हमको, आपको उतना ही हमको भी मानते हैं। अगर हम आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं तो भगवान नौकरी हमको देंगे, आपको नहीं देंगे। इस वहम से बाहर निकल जाए कि भगवान चाहेंगे तो होगा। भगवान खुद सोच रहे हैं कि देख चाह ले बबू तो तोरा के हम दे। आप खुद के लिए नहीं चाह रहे हैं, भगवान कहाँ से चाहेंगे आपके लिए? ठीक है, हमने क्या बताया आपको कि प्रस्तावना जो है ये देखिए जीके जीएस का एक सिंपल सा फंडा होता है कि आपका जीके जीएस ठीक हो रहा है या खराब हो रहा है। अगर आपने पीछे कोई टॉपिक ऐसा पढ़ा है जिससे रिलेटेड कोई बातें आगे चर्चा हो रही हैं, तो आपके दिमाग में पिछले दिन का टॉपिक दिमाग में मूव करना चाहिए। अगर मूव नहीं कर रहा है तो आप उसको जाकर रिवाइज मारिए, क्योंकि अगर नहीं मूव कर रहा है तो फिर गायब हो गया, वो कहियो आपके दिमाग में नहीं आएगा। फिर रटते रह जाइए। एग्जाम के टाइम में रटने से नौकरी नहीं होता है, वो एकेडमी पास किया जाता है रट करके। नौकरी के लिए आपको जो है दिमाग लगाना होता है, दिमाग चलाना होता है, हमेशा उसको स्टोर कर रखना पड़ता है। हमने कल आपको बताया था, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ है, आपको 14 को सब्जेक्ट पढ़ना है। ये हालत रहेगा तो सिलेबस तो हम कंप्लीट कर देंगे और आप जितना लेके आए थे उतना ही लेके चल जाइएगा। आपके पास क्या आएगा? समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए। अरे बड़ी दिक्कत से देखिए, अगर आपके फैमिली के लोग टाटा बिरला होते तो आप पटना पढ़ रहे होते, सीधा बात है। पैसा वाला होते तो पटना पढ़ रहे होते। बाबूजी बड़ी दुर्गति से आपको जो है पढ़ा रहे हैं, वो बेचारा जो है उसके आप एक बार उनका शॉर्ट करवा के देखिए, गंजी में 15 को छेद दिखेगा, आपका गंजिया 1 छेद अगर दिख जाए तो बाबूजी खरीद के देते हैं। तो थोड़ा सा कम से कम उस बंदे के लिए तो पढ़ लिया कीजिए। सारा जीवन इस बात के लिए खपा देता है, 2 ही चीज उसको चाहिए होता है, एक आपकी सिक्योरिटी और दूसरा समाज में मान मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा। आपकी सिक्योरिटी और मान मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा दोनों कौन उसको दिलवाएगा? आप दिलवाइएगा, गार्जियन नहीं दिलवाएगा। वो मेहनत रगड़ के जो है सो किसी भी तरीके से कहीं से व्यवस्था करके पैसा आपको देगा कि जाके आप फीस जमा करा दीजिए। आप फीस जमा करा दीजिएगा, आप टाइम दे ही रहे हैं, यहाँ पे कॉपी किताब खरीद ही रहे हैं, तो थोड़ा पढ़ भी लो भाई।
यही करना है ना, सब काम आप कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, पैसा दीजिएगा, कॉपी किताब खरीदिएगा, और कर क्या नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे हैं। थोड़ा सा आपको पढ़ना है, मैंने आपसे मात्र 20 मिनट मांगा है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा कोशिश कीजिए, ठीक है। मान लेते हैं कि आदत नहीं है शुरू से, थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी आदत डालने में जाता क्या है, अगर एक अच्छा आदत डाला रहेगा ना तो बेहतर हो जाएगा। देखिए, आप एक चीज हमेशा बार बार सुनते होंगे कि टीचर का जो बेटा होता है ना, बच्चा होता है, वो कभी नहीं उजियाता है। ये बात सुने हैं? दरोगा के बारे में भी ऐसा ही बोला जाता है। तो दरोगा के बारे में तो चलिए समझ में आता है कि बड़ा घूस लेते हैं तो उनका बेटा जो है सो उस तरह का हो जाता है। टीचर को कौन सा घूस मिलता है भाई? टीचर को जो उसका प्रिंसिपल होता है सरकारी स्कूल का, मैं उसको छोड़ करके 1 पैसा एक्स्ट्रा किसी मास्टर को नहीं मिलता है। फिर उसका बच्चा काहे नहीं उजियाता है? क्योंकि उसको हरामखोरी का खाने का आदत पड़ गया होता है। वह जाएगा टीचर स्कूल में टांग पसार के सुतर रहेगा, उसको लगता है कि चलो पैसा सरकार हमको दे ही रही है तो आराम से जिंदगी का मजा लेते हैं। क्या है तो फलाना 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 नहीं पढ़ाया तो हम नहीं पढ़ाएंगे। एक चीज जान लीजिए, एक आपका जो आपके द्वारा किया गया कार्य होता है ना, आपके हैबिट में शामिल होता है, और उस बंदे को जो वहाँ बैठने का आदत पड़ा होता है ना, आराम से बिना पढ़ाए हुए तो घर पे भी हुए काम करता, अपने बेटवा पे भी ध्यान नहीं देता है। बेटवा उसका हो गया हरामखोर, बेटा हो गया। समस्या ये होती है। जबकि अगर वो टीचर अगर स्कूल में पढ़ाने का उसको आदत हो जाए तो घरे बैठेगा तो अस्थिर बैठेगा नहीं बैठेगा, अपने बच्चे को पढ़ा लेगा। लोग कहता है कि टीचर का बेटा नहीं पढ़ता, रे ससुराते पढ़ा तो नहीं तो पढ़ेगा। लोग बोलते हैं ना कि टीचर का बच्चा अपने टीचर से नहीं पढ़ता है, ये सुने होंगे खूब आप लोग। वो नहीं पढ़ाता है भाई, उसको आदत पड़ा हुआ फ्री में बैठ करके आने का, तो घर में बैठ करके मोबाइल चलाएगा, अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएगा। अगर वहाँ पे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाता तो निश्चित रूप से उसकी आदत में शुमार होती है, घर पे भी 2 घंटा अपने बच्चे को दे सकता था, उसके बच्चे को कहीं ट्यूशन कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक आदत डालिए, अच्छी आदत में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन अगर डल जाएगा तो फिर मजा आ जाएगा। हमने आपको कल बोला था ना कि आपके 1 किलोमीटर के रेडियस में ससुराल अगर कोई पूछ दिया क्वेश्चन ना, तो उसको ऐसा रगड़ दीजिएगा कि दोबारा 1 किलोमीटर के रेडियस में नहीं आएगा। इसकी गारंटी हम आपको देते हैं, लेकिन फिर हमने जो बोला था फॉलो करने के लिए, उसको फॉलो करना होगा। नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग आए पढ़ के गए अभी तक, जो भीड़ लगा हुआ है, समझ में आ रहा है? आप निकलिएगा तो देखिएगा भीड़ लगा हुआ है, एक और बैच आएगा, फिर उसके बाद एक और बैच आएगा, बीपीएससी भी आती है यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि बच्चे तो हमारे पास आते हैं, हमारा घर परिवार चल रहा है, आप जहाँ के तहाँ रह जाइएगा। थोड़ा मेहनत कीजिए, आपसे हमको कोई लगाव नहीं है, कोई फायदा नहीं है ना। आप हमारे जो है सो चाचा के लेके आए कि हम जो है सो आपके लिए मरेंगे, आप पैसा दीजिए हम छोड़ देंगे, हम लिखा के पढ़ा के चल जाएंगे, आप कहीं शिकायत भी नहीं कीजिएगा, और 100 रुपया अच्छा से पढ़ाएंगे। लेकिन यार क्या होगा उससे? आपकी जॉब जब नहीं होगी तो पढ़ने का कोई मतलब है? अब आप जो है सो पास करने के नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। ये लास्ट मोमेंट होता है, इसके बाद नहीं पढ़ना है। हमने आपको कल बोला था कि 1 साल आप पढ़ लो जी जान से, जीवन में कभी किताब छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सदा गार्जियन आपको नहीं बोलेगा पढ़ने के लिए। आप अगर नौकरी आपकी लग जाती है ना, रात को 11-12 बजे तक आप मोबाइल देखो, सुबह 10 बजे तक सुता रहो, गार्जियन आपको बोले बाबू खा ना लो, फिर सुती हो। अभी सुन के दिखाओ ना, 6 बजे तक, 6 बजे 7 बजे जब के दिखाओ, फिर आपको गार्जियन बताते हैं बंदा इतना करी आएगा जिससे हाथ हिसाब नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अपनी थोड़ा सा प्रतिष्ठा बनाइए, और बड़ी मुश्किल से ये मानव जीवन मिला हुआ है। इसके बाद पता नहीं जो हरकत है तो क्या बनिएगा, कोनो गारंटी है नहीं, आदमी तो नहीं बनिएगा। तो आदमी बने हुए हैं तो थोड़ा सा जो है सो आदमी वाला गुण है। पढ़िए, थोड़ा सा मेहनत करना है, ज्यादा नहीं करना, मात्र आधा घंटा से 20 मिनट आप दीजिए। ठीक है, हमने क्या बोला था कि ऑस्ट्रेलिया जो है, यहाँ से हमने प्रस्तावना का भाषा दिया है। अब प्रस्तावना ये शब्द हमारे दिमाग में आया, अभी सुन रहे हैं। इसके पहले प्रस्तावना पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं, 2 बात पढ़े हैं। क्या क्या? एक तो प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया था संविधान सभा में? 13 दिसंबर 1946 को। मंजूरी कब मिली थी प्रस्तावना को? 22 जनवरी 1947 को। और एक नोट में भी हम लोग कुछ लिखा हुआ था कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आईना कहा है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान का हृदय हो गया। यानी प्रस्तावना जब आया तो उससे रिलेटेड जितनी बातें हैं सब माइंड में डिवाइड हो जाती है। हो गया कंप्लीट। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि थोड़ा आप रिवीजन करिए। ठीक है, दूसरी बात हमने बताया यहाँ पे समवर्ती सूची ली है। एक्चुअली भारत के संविधान में जो कंडीशंस बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। ठीक है, तो अभी चूंकि उस पर हम डीप नहीं जाएंगे, हमको आगे पढ़ना है, अनुसूची जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसकी चर्चा होगी। फिलहाल केवल इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें से, इस चारों में से जो समवर्ती सूची है उसको हमने किस देश के संविधान से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कुछ बातें आपको अभी नहीं समझ में आए, क्योंकि नया है। बस पेशेंस के साथ सुनते रहिए, धीरे धीरे होते होते जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आपका खत्म होगा ना, इसके सारे शब्द आपके दिमाग में एकदम हूबहू बैठ जाएंगे। अच्छा, ये वाला बात, ये वाला बात, ये वाला बात बताता है ये सब। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सुनना है।
तीसरा हमने क्या बताया था, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध। सिंपल सी बात है कि केंद्र और राज्य अगर आपस में सामंजस्य बिठा के शासन सत्ता नहीं चलाएंगे तो राज्य सारा अलग हो जाएगा। केंद्र के पास कथी बचेगा, तंबूरा। भारत सरकार, भारत की अगर बात की जाती है तो भारत राज्यों का एक संघ है, सारे राज्य अलग हो गए तो भारत बचेगा, भारत अपने आप खत्म हो जाएगा। तो केंद्र और राज्य दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा करके शासन सत्ता को चलाते हैं और देश की तरक्की में जो अपना योगदान देते हैं। इस बातों को हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर, टिकट है। प्रस्तावना की भाषा, हाँ ऑस्ट्रेलिया में डैश देखिए, लिखना है ऑस्ट्रेलिया में डैश दे करके। प्रस्तावना की भाषा कॉमा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची तथा केंद्र राज्य संबंध, समवर्ती सूची तथा केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध। क्लियर बातें। दूसरा ब्रिटेन लिख करके डैश दीजिए, ब्रिटेन। यहां से क्या लिया गया है, तो यहां से लिया गया संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, अपने भारत में शासन सत्ता कौन चलाता है, नॉट सांसद, संसद चलाता है। सांसद का मतलब होता है, सांसद जो है वो सिंगुलर शब्द है। संजय जायसवाल सांसद है, शासन सत्ता चलाते हैं क्या, नहीं चलाते हैं ना, तो फिर सांसद कैसे होगा, संसद शासन सत्ता चलाती है। और संसद जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि 3 को मिलाकर के संसद बनता है। कौन कौन, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इस तीनों को सम्मिलित रूप में हम लोग क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। और शासन सत्ता भारत में संसद चलाती है। और यह बात हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है कि संसदीय शासन प्रणाली। इसके अलावा हमने लिया है यहाँ से एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, भारत के आप किसी भी कोने में चले जाइए, आपकी नागरिकता केवल क्या है, भारतीय है, इंडियन है। आप जब फॉर्म भरिएगा तो उसमें आपसे पूछा जाता है नेशनलिटी, तो आप लिखते हैं क्या, बिहारी। आप क्या लिखते हैं, इंडियन लिखते हैं। यानी कि भारत के लोगों को जो नागरिकता प्राप्त हुई है वह एकल नागरिकता प्राप्त हुई है। और विधि निर्माण प्रक्रिया, जो कानून बनाने का तरीका है, वो भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया हुआ है। ठीक है, देखिए ब्रिटेन में डैश देके लिखना है, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, कॉमा एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, कॉमा विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण, विधि माना होता है कानून, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया। क्लियर। तीसरा दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका कानून, कानून दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संवैधानिक संशोधन प्रणाली। बिल्कुल सही बात, संवैधानिक संशोधन प्रणाली हमने कहां से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से। अच्छा, संवैधानिक संशोधन प्रणाली से रिलेटेड भी कल एक बात चर्चा हुआ था, क्या, भीमराव अम्बेडकर ने इसी को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। नोट में आपने लिखा था, चलिए लिखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली, सॉरी क्या, संवैधानिक संशोधन प्रणाली। दक्षिण अफ्रीका में संवैधानिक संशोधन प्रणाली, संवैधानिक संशोधन प्रणाली, संवैधानिक संवैधानिक संशोधन प्रणाली। अगला आयरलैंड, आयरलैंड,
आयरलैंड से हमने क्या लिया है? आयरलैंड से हमने लिया है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएस। डीपीएस का फुल फॉर्म दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं होता। डीपीएस होता है, डीपीएस का फुल फॉर्म दिल्ली पब्लिक स्कूल भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो डीपीएस है इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। ठीक है, यानी कि राज्यों के लिए बनाए गए प्रिंसिपल यानी कि रूल्स। ठीक है, बट हम लोग राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत पर जब आर्टिकल पढ़ेंगे वहां पे उस पे पूरा डीप में चर्चा करेंगे कि आखिर है क्या। फिलहाल आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, इस नियम को हमने कहां से लिया है? इसको हमने लिया है आयरलैंड से। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो प्रक्रिया है उसको भी हमने कहां से लिया है? आयरलैंड। एक्चुअली जो राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा में 2 लोगों को और राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करने का राष्ट्रपति द्वारा जो रूल है वो हमने लिया है कहां से? आयरलैंड से। क्लियर? ठीक है, आयरलैंड में डैश लगा लीजिएगा। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, 12 सदस्यों का मनोनयन देखिए, एक होता है मनोनयन, एक होता है नियुक्ति। ठीक है, मनोनयन का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति जो है सो मनोनीत करेंगे, और जब किसी व्यक्ति को मनोनीत करेंगे तो वह उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वह व्यक्ति उस पद को संभालेगा, लेगा या नहीं लेगा। और उस पद को उसको नहीं चाहिए तो सीधा मना कर सकता है। लेकिन अगर नियुक्ति होगी तो आपको जब मना करना होगा तो आपको सो कॉज, आपको बजाते लेटर इशू करना होगा कि आप क्यों जो है सो इस पद के लिए मना कर रहे हैं। ठीक है, नियुक्ति और मनोनयन में अंतर यही होता है। क्लियर? अगला जर्मनी। जर्मनी देखिए, सामान्य तौर पे जो संविधान है, सभी जगह उसको संविधान ही कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन जर्मनी ने अपने संविधान के एक स्पेशल नाम रख रखा है। नाम इसका क्या है? वीमर, या कहीं कहीं आपको वाइमर भी लिखा हुआ होता है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, दोनों सेम ही है। तो वीमर या वाइमर नाम रख रखा है जर्मनी ने अपने संविधान का। जैसे कैसे होता है, कुत्ता पोसले है ऊपर नाम रख ले कलुआ, नहीं, तो उसी तरह से इसने अपने संविधान का एक स्पेशल नाम रखा है जिसको हम लोग उसे वीमर या वाइमर कहते हैं। और जर्मनी से हमने राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार को लिया है। राष्ट्रपति के पास आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। जब हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहां पे इसकी चर्चा होगी। तो वो अधिकार हमने जो राष्ट्रपति को जो मिला हुआ है वो कहां से हमने लिया है? तो जर्मनी के संविधान से हमने लिया है। ठीक है, लिखिए, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार क्लियर? नोट में लिखिए यहां पे। जर्मनी के संविधान को वीमर या वाइमर कहा जाता है। जर्मनी के संविधान को वीमर या वाइमर कहा जाता है। क्लियर? अगला है आपका रूस। एक्चुअली रूस जो है ना, इससे जो हमने लिया है उसको बाद में भारतीय संविधान में जोड़ा गया, पहले नहीं था। ठीक है, यानी कि मूल संविधान जब हमारा संविधान बना था उस समय ये नहीं था, बाद में हमने इसको क्या किया था? अपने संविधान में जोड़ा था। कौन सी बातें थी?
मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो है ना, हमने रूस से लिया था। देखिए, मौलिक अधिकार जब संविधान बना था तब ये हमारे संविधान में ऐड कर दिया गया था, लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है वह बाद में ऐड किया था। कुछ खाइएगा भाई साहब, मुंह बार रहे हैं के लिए बताइए। मतलब सुबह सुबह आ रहे हैं, आदमी फ्रेश होके आता, देख रहे हैं हमको कभी जमाई आया है? आप लोग जमाई पे जमाई ले रहे हैं। आपको पता है बस में जब आप सफर कर रहे होते हैं और ड्राइवर के केबिन में आप बैठे रहिएगा और आप सोइएगा तो आपको डांट देगा, भगा देगा, विजय जाकर बोलिएगा क्या है, क्योंकि उसको पता है ये ऐसी चीज है कि अगर एक आदमी जमाई आया ना तो सबको जमाई आना शुरू हो जाएगा। अब मान लिए कि आप सो रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर ड्राइवर एक बार सो गया तो आप समझ रहे हैं क्या होगा। आप सामने बैठे हुए जमाई ले रहे हैं, आप सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम सो गए तो फिर क्या क्या लिखाएंगे और क्या क्या आप पढ़िएगा आप ही जानिएगा। इसलिए जमाई ले लीजिए, पानी पी करके आइए, फ्रेश होकर के आया कीजिए। रूस से हमने क्या लिया है? हाँ, हम बता रहे थे कि मौलिक अधिकार जो था वो भारतीय संविधान में शुरू से ही ऐड था, यानी कि जब संविधान बनाया गया था तो हमने अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिया था और उसको शुरू से डाल दिया था। लेकिन मौलिक अधिकार का लोग दुरुपयोग करने लगे थे। कैसे? जैसे आप जाइएगा रेलवे परिसर में तो लिखा होता है रेलवे आपकी संपत्ति है, ठीक है। अब लोग अपना संपत्ति समझ लिया और देखा कि जब ट्रेन में कोई नहीं है तो बॉल निकाल के अपना घर नहीं, पुराने टाइम में लोग लेकर के जाते थे। तो सरकार देखिए ऐसे तो नुकसान हो जाएगा, तो सरकार ने एक आयोग बनाया जिसका नाम था, एक समिति बनाया जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति, एक्चुअली स्वर्ण सिंह समिति को बनाया गया और इनको बोला गया कि मौलिक अधिकार जो हम लोगों ने दिया है ना उसका बड़ा हनन हो रहा है, इसको कैसे बचाया जाए। तो स्वर्ण सिंह समिति ने जो है कुछ रिपोर्ट तैयार किया और बताया कि आप क्या करिए कि मौलिक कर्तव्य तय कर दीजिए, यानी कि मौलिक अधिकारों का आप रक्षा चाह रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, मौलिक कर्तव्य तय करना होगा। मौलिक कर्तव्य तय करना होगा मतलब कि रेलवे आपकी संपत्ति है, ये सच बात है, लेकिन उसका हिफाजत करना आपका कर्तव्य है, घर लेके जाना नहीं। समझ में आया? हम लोग हल्ला करते हैं रोड चाहिए रोड चाहिए, आप देखिएगा जितना दुकानदार है सब अपने दुकान का झाड़ू लगा कर रोड पे डाल देगा। अरे ससुरा तो रोड पे डाल दिया, फिर उड़ के तोड़ा दुकान में, मैंने उसको अगर कहीं डस्टबिन वगैरह में डाल दिया था तो रोड भी साफ रहता, आपका दुकान भी हमेशा साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन लोग नहीं सोचते हैं, लोग तत्काल फायदा सोच रहे होते हैं, लोग अपना बेनिफिट सोच रहे होते हैं, समाज का देश का मतलब सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य जो है सो की बातें उसने कही थी और ये बातें अच्छी लगी, जिसके कारण 42वां संवैधानिक संशोधन। अब आपके दिमाग में आया ये क्या है? अभी आपने पढ़ा था दक्षिण अफ्रीका से, आपने क्या लिया था? संवैधानिक संशोधन प्रणाली लिया था कि अगर मान लेते हैं कि हमारे संविधान के किसी भी आर्टिकल में प्रॉब्लम आ गया, यानी कि ये आर्टिकल लग रहा है कि ये अब सही नहीं है अब के समय के हिसाब से, क्योंकि धीरे धीरे समय क्या हो रहा है, बदल रहा है। पहले के टाइम में मोबाइल लेके आप नहीं जाते थे, आज के टाइम में जब लॉकडाउन लगा था तो स्कूल वाला पहले मोबाइल अगर लेके जाइए छीन लेता था। अब जो है मोबाइल सबसे खरीदवाया कि नहीं आप मोबाइल खरीदिए, कहा है तो ऑनलाइन क्लास कराएंगे। बात आपको समझ में आई? जैसे अभी ये वीडियो आपका बनाया जा रहा है, कहाँ देखिएगा? मोबाइल पे देखिएगा ना। तो मोबाइल आप आज के टाइम में जरूरी चीज हो गया है। तो अब चूंकि मोबाइल जरूरी हो गया, पीछे इससे पहले मोबाइल के लिए कोई रूल नहीं था, तो अब क्या करना होगा, साइबर एक्ट वगैरह भी जो है सो बनाया गया, यानी कि अवशिष्ट सूची में उसको डाला गया। तो समय समय के साथ नियम जो है बदलते हैं और बदलने नियम को ठीक है सुचारू रूप से चलाने के लिए संशोधन करना पड़ता है भारतीय संविधान में। तो वही संशोधन हुआ जिसको हम लोग 42वें संशोधन के नाम से जानते हैं। और यह संशोधन हुआ कब था? 1976 में हुआ था, जिसके द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। जब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था तो उसकी संख्या जो थी वो 10 थी। वर्तमान टाइम में मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है? 11। ठीक है, यानी मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड आपको 3-4 बातें ध्यान रखनी है। इसको किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है। किस समिति की देन है? स्वर्ण सिंह समिति की देन है। किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? कितनी बातें थी? 10 हो गई है। मौलिक कर्तव्य खत्म, क्लियर? देखिए रूस को डैश लेकर के लिखना है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य अब नोट लिखिए और ये सब पॉइंट जो बोले हैं इसको मैं लिखा रहा हूं उसको लिखिए। ये सबको यहीं पे कवर करते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है सब। ठीक है, नीचे नोट लिख लीजिए और डैश देके लिखते चल जाइए। ये मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य
स्वर्ण सिंह समिति की देन है। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की देन है। स्वर्ण सिंह समिति, मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की देन है। नेक्स्ट पॉइंट, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था जिसकी संख्या 10 थी। जिसकी संख्या 10 थी, वर्तमान में बढ़कर 11 हो गई है। वर्तमान में बढ़कर 11 हो गई है। क्लियर? चलिए इसको रहने देते हैं। कल के क्लास में जो है सो इस बाकी को हम लोग कवर करेंगे। जो आपको लिखाया गया है 4 बार वाला तरीका इस्तेमाल कीजिए और याद हो जाएगा आपको आसानी से। थोड़ा सा पढ़िए, बार बार एक ही बात बोलना अच्छा नहीं लगता आपको। नर्सरी एलकेजी के स्टूडेंट नहीं है, ठीक है? याद करके आइएगा। कल जो है सो क्लास से आप लोग आपसे नहीं पूछे, रेंडमली क्लास में पढ़ाते दौरान हम चर्चा किए हैं, लेकिन कल से 2-4-5 लोग खड़ा करा के पूछेंगे। अब किनकी बारी कल होगी आप देख लीजिए। इज्जत बचाना है तो थोड़ा सा जो है सो पढ़ के आइएगा, ठीक है? ओके।